Assalamualaikum 7th class. Hope you would have revised your previous lesson. Now open your book at page number 34. Today I will explain you again about something structure. स्ट्रक्चर में वो हमें इस दफ़ा देता है सब्जेक्ट वर्ब और फिर आगे वही कहता है कॉम्प्लीमेंट्स कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट को आगे वो डिटेल देते हैं आपको, वो एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। नेक्स्ट वो आपको एक और स्ट्रक्चर दे रहा है, वो कहता है सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट। इसमें वो आपको जो कॉम्प्लीमेंट कहता है वो कहता है एडजेक्टिव ज़रब मल्टीप्लाई ऑफ नाउन, यानी कि एडजेक्टिव मल्टीप्लाई नाउन, यानी कि उसमें एडजेक्टिव भी होगा और नाउन भी होगा। अब जैसे मेरे पास है यहाँ पर द बॉय आपका सब्जेक्ट है, इस आपका वर्ब है, मेन वर्ब, और इंटेलिजेंट आपका यहाँ पे आप कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे या आप एडजेक्टिव लिखेंगे। ज़्यादा बेहतर है कि आप कॉम्प्लीमेंट लिख के बाद ख़त्म कर दें। आगे वो कहता है आ मैन सीम टू बी एन इंटेलिजेंट पर्सन। अब इज़ एन इंटेलिजेंट पर्सन भी हो सकता है, सीम टू बी, वो कहते हैं दोनों में से आप जो सी मर्जी ले लें। एन इंटेलिजेंट आपका ये आर्टिकल आ गया, आपने पीछे आर्टिकल पढ़ा, मैं बता सकती हूँ ये आपका आर्टिकल है, और इंटेलिजेंट आपका एडजेक्टिव है, और पर्सन आपका नाउन है। इसी तरह मिस्टर ली इज़ वर्ब है, और या सीम टू बी ये भी आप वर्ब के तौर पे ले सकते हैं। दोनों में से जो सा मर्जी आ जाएगा। यहाँ पे गुड नेचर्ड, यहाँ पे सिर्फ वो एडजेक्टिव दे रहा है, और यहाँ पे वो कहता है माई कज़न इज़ आ आर्टिकल हो गया, आर्टिकल। आगे वो कहता है हेल्पफुल एडजेक्टिव, और नेबर आपका नाउन हो गया। अब पेपर में जब आपको इस तरह कोई जुमला लिखा हुआ आएगा, जैसे मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ, द बॉय इज़ इंटेलिजेंट। आपको जब अगर कह दिया गया स्ट्रक्चराइज करें तो आपके अपने ऊपर डिपेंड करेगा कि आप चाहे इसको एडजेक्टिव कह देना या इसको कॉम्प्लीमेंट कह देना। द बॉय इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट अगर आ जाए, आगे वो नाउन लगा दे तो तब भी आप इसको कॉम्प्लीमेंट लिख देंगे, या फिर आगे आप बता देंगे कि ये आपका एडजेक्टिव है और ये आपका नाउन है, ये आप पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट आ जाए रिटन पार्ट की तरफ। वो कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द पैटर्न ऑफ स्ट्रक्चर 6 स्ट्रक्चर में उसने हमारे पास दिया है ये सब्जेक्ट वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। इसमें उसने आपको एडजेक्टिव और नाउन दोनों की बात की है। उसने आपसे इसके मुताबिक सॉल्व करने का रिक्वायर आपसे किया है कि आपने इसके मुताबिक सॉल्व करना है। फर्स्ट वो एग्जांपल देता है द बस कंडक्टर इज़ फ्रेंडली। अब उसने बस कंडक्टर की जब वो सॉल्व करता है, बस कंडक्टर के लिए वो यूज़ करता है ही इज़ आ फ्रेंडली पर्सन। वो बता देता है कि वो एक बहुत वो दोस्ताना सा आदमी है, दोस्ती रखने वाला। अब आपने इसी तरह बाकी को दूसरा सॉल्व करना है। टिलोक ब्लैंगा स्टेट, ये सिंगापुर की हो सकता है जगह, क्योंकि उन्हीं की बुक है। स्टेट इज़ वेल डेवलप, यहाँ पे स्टेट की बात हो रही है कि वो एक वेल डेवलप है। अब हम इसको क्या लिखेंगे, इसकी नेम की जगह हम लिखेंगे इट इज़ a well developed state। इसी तरह आगे वो कहता है काउस आर डोसाइल, तो हम काउस के लिए हम दे का वर्ड यूज़ कर लेंगे, दीज कर लेंगे, ज़्यादा बेहतर है। दीज आर डोसाइल एनिमल्स। काउ के लिए हम एनिमल का जिक्र कर लेंगे, या एनिमल्स कह दें, दीज आर डोसाइल, काउस भी हम कह सकते हैं। इसी तरह आप बाकी अपनी 3 एग्जाम्पल्स भी करेंगे। सेंग टैग की जगह, यानी कि आपने जो आपको मेन वो वर्ब दे रहा है
उसकी जगह आपने इट लगाना है। जैसे आपने जगह के लिए हमने इट लगा दिया, काउस के लिए दीज लगा दिया, वहाँ पे बस कंडक्टर के लिए ही लगा दिया। अब 4 में वो आपको सेंट टैग कह रहा है आगे, यानी कि किसी इंसान की बात हो रहा है, तो बिल्कुल इसी तरह जैसे नंबर 1 है इसी तरह जाएगा, ही इज़ आ वेल बिहेव पर्सन। और ये इसमें आप देखेंगे कि अपने सेंटेंस में इट सब्जेक्ट है आपका, इज़ आपका वर्ब है, अ वेल डेवलप आपका एडजेक्टिव है और स्टेट आपका नाउन है। यानी कि स्ट्रक्चर नंबर 6 में उसने यही रिक्वायर्ड किया था, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव और नाउन को मिला के हमने इसी पैटर्न के मुताबिक ये सॉल्व किया है और बाकी भी इसी तरह सॉल्व करेंगे। ये देखिए, ही इज़ अ वेल बिहेव पर्सन, दीज आर स्मॉल एप्पल्स और दीज आर स्वीट मैंगोस। आर स्वीट फ्रूट्स भी अब यहाँ पे लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, दोनों ही दुरुस्त होंगे। अब आ जाए पार्ट बी की तरफ। अच्छा जी, बड़ा जनरल से यहाँ पे वो क्वेश्चन कर रहा है आपसे, वो कहता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। वो आपसे पूछता है इज़ दिस क्लॉथ कोर्स और फाइन। कोर्स मीन रफ होता है और फाइन एक उम्दा किस्म की चीज़ है। तो आपकी मर्ज़ी, आप जो मर्ज़ी आंसर दे सकते हैं। आप कह सकते हैं दिस क्लॉथ या दिस इज़, दिस क्लॉथ ही आप लिख लें, दिस क्लॉथ, जैसे आपने वो क्वेश्चन पूछ रहा है, दिस क्लॉथ इज़ फाइन। आप ये भी कह सकते हैं दिस क्लॉथ इज कोर्स, ये आप पे डिपेंड करता है। आर डायमंड्स चीप और एक्सपेंसिव। चीप का मतलब होता है सस्ता और एक्सपेंसिव होता है महंगा। ऑफ कोर्स डायमंड सबको पता है महंगे होते हैं, तो हमें इसका आंसर हर सूरत में एक्सपेंसिव में ही जाएगा। कि हम लिखेंगे डायमंड्स आर एक्सपेंसिव। आगे वो कहता है इज टुडे आ सनी और आ रेनी डे। वो कहता है आज गर्मी है कि बारिश का मौसम है। जब आप सॉल्व कर रहे हैं, अगर गर्मी है तो सनी है तो सनी लिख दें, रेनी है तो रेनी डे लिख दें। तो हम क्या लिखेंगे, टुडे इज आ सनी डे। आप रेनी डे भी लिख सकते हैं। इसी तरह बाकी सारा भी कंप्लीट करेंगे। इसी तरह 4, 5 और 6 वाली जो है आपके क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लें। अब आप आ जाएं पार्ट सी की तरफ। अच्छा जी, पार्ट सी में वो आपसे कहता है रीड द सेंटेंसेस बिलो विच डिस्क्राइब थिंग्स एंड एक्शन इन द पिक्चर इन द पैटर्न ऑफ स्ट्रक्चर 5 and 6। डू द सेम फॉर द नेक्स्ट वन। अब नेक्स्ट पेज नंबर 36 पे उसने एक और आपको तस्वीर दी है। पहले 35 पे देखें, द बॉय इज़ हंग्री, एडजेक्टिव आ गया। अब उसने आपको स्ट्रक्चर 5, 6 दिया है जो पेज नंबर 34 पे आपने अभी पढ़ा है। His hair is short, the girl is thirsty, her hair is long, her dress is a new one, the food is delicious। ठीक है, जिस तरह ये सॉल्व हुआ है इसी तरह उसने जो आपको पेज नंबर 36 पे आपको एक तस्वीर दी है। यहाँ पे आपको उन्होंने एक पपी दिखाया जो कि बॉल के साथ खेल रहा है और एक कैट दिखाई है जो कि वो सो रही है। आप लिख सकते हैं द पपी इज़ एक्टिव, इसी तरह अब अगले जुमले आपने खुद ढूंढने हैं। एडजेक्टिव को ध्यान रखते हुए थोड़ा सा क्रिएटिव वर्क है क्योंकि ये आपने खुद सॉल्व करना होता है। तो आप अपनी बुक्स में ये सारा खुद सॉल्व करेंगे, जब आप स्कूल में आएंगे तो आपका ये चेक कर दिया जाएगा। थैंक यू। और इसमें आपका यूनिट अब आज का आपका ख़त्म हो गया है। आपने सिनोनिम्स के जो मीनिंग्स हैं याद रखना है, बुक के ऊपर ही लिखने हैं। स्कूल आने पे ये लाजमी चेक होने और इन्हें याद भी करना है। ये आपको लिए बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ इस क्लास में बल्कि आने वाली जो नेक्स्ट क्लासेस हैं उसके लिए भी। थैंक यू।